हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कल की क्लास के माध्यम से हमने आपको जागरूक करने का प्रयास किया था कि अब भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी आपके रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक होंगे उन पर भी आपके रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज से हम भारतीय इतिहास की सबसे पहली कैलकुलेशन आप देख पा रहे होंगे कि दुष्यंत सिविल क्लासेस के मंच पर अभी इतिहास को लेकर के हमने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। अभी शुरुआती चर्चाओं में हमने जो खासा ध्यान रखा वो भारतीय राज्य व्यवस्था पर रखा, और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं क्या हैं, विदाउट एनी इंटरप्शन आगे बढ़ती रहेंगी। तो आज से एक नई पहल और हम प्रारंभ कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि जो भी आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मेजर टॉपिक्स होंगे उन पर हम लोग क्या है अपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास का रेफरेंस उठाते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शकों के बारे में कैलकुलेशन होते हैं। हालांकि हमने हमेशा कहा कि शकों को द ग्रेट फाइटर्स माना गया है, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, और विदेशी है उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन शकों के बारे में सबसे जो मेजर करैक्टर आपके सामने बन के आते हैं उनका नाम होता है रुद्र दामन। और हमको ये लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में शकों के बारे में जो भी मेजर कैलकुलेशन होती है वो रुद्र दामन की ओर से ही होती है। आपने पाया भी होगा, आप लोगों की जो भी रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें अगर शकों को वो कैलकुलेट करवाने की बात करेगा तो रुद्र दामन की ओर उसका क्या है, ज़्यादा ध्यान रहता है। चलो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले तो हम आपको रुद्र दामन को रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं कि रुद्र दामन को लेकर के आपके पास अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप इनका क्या है इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर हम बताएंगे आपको आज की ही क्लास में कि आज की क्लास में हम रुद्र दामन को आधार बना करके किस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सबसे पहले देखो क्या है कि मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने द सकाज। तो ये जो आपका एक टॉपिक बन के आता है, ये टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको, पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा। पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा। इतना भी आपको बताना आना चाहिए। द सकाश की ओर से जो मेजर वन करैक्टर है, जहां पर आपको अपनी तमाम प्रकार की कैलकुलेशन करके चलनी होती है, तो यहां पर जो मेजर वन करैक्टर बन के आएंगे, तो मेजर वन करैक्टर आपके कौन बन के आएंगे, उनका नाम क्या होगा आपका रुद्र दामन। उनका नाम क्या होगा आपका रुद्र दामन। अब हमको आपको यहाँ पे ये बता के चलना है कि रुद्र दामन को आप लोग किस तरीके से इंट्रोड्यूस करके चलोगे। तो रफली अगर हम यहाँ पर इंडिया का मैप आपको बना के दिखाएं, तो आप लोग हमेशा याद रखना, भारत में शकों का जो बड़ा राजनीतिक प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है, तो भारत में शकों का जो आपका वेरी डीप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा आपका यहाँ पर, जिसको आप क्या कहेंगे वर्चुअली लगभग में यहाँ पर है मालवा रीजन, जिसको क्या कहा जाता है, मालवा रीजन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये कहना आना चाहिए कि रुद्र दामन की जो आप प्रॉपर कनेक्टिविटी करके चलेंगे तो किसके साथ करके चलेंगे, मालवा रीजन के साथ करके चलेंगे, मालवा रीजन के साथ करेंगे। और मालवा रीजन के बगल में आप क्या है, गुजरात को लेकर के चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, गुजरात को लेकर के चलेंगे। तो रुद्र दामन के बारे में कहा जाता है कि इनका जो राजनीतिक प्रभाव है वो मालवा क्षेत्र के साथ साथ आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, गुजरात के क्षेत्र में भी आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जो कैलकुलेशन अभी हम क्लास में करने जा रहे हैं उसमें गुजरात का रेफरेंस लेना जरूरी है। जब तक आप गुजरात का रेफरेंस लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आपकी प्रॉपर कहानी नहीं बन पाएगी। एक बात और आप याद रखेंगे कि मालवा क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात पर इसका क्या राजनीतिक प्रभाव है, और ये जो आपका रुद्र दामन है मालवा क्षेत्र में आपको मिलेगा शकों का एक, जिसको आप कहेंगे कारमंदक। मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, कारमंदक डायनेस्टी। अगर आपका एग्जामिनर कभी आपसे पुटअप करे कि रुद्र दामन का संबंध
किस पॉलिटिकल डायनेस्टी के साथ आपको इस्टेब्लिश करना है, तो आपका रेस्पेक्टिव आंसर क्या होना चाहिए, कारमंदक डायनेस्टी। अच्छा, एक बार हो रहा है कि रुद्रदामन के बारे में ये भी कहा जाता है, रुद्रदामन के बारे में ये भी कहा जाता है कि अ मैन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, अ मैन ऑफ, ये क्वेश्चन भी आता है, अ मैन ऑफ संस्कृत, अ मैन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। यानी कि रुद्रदामन के बारे में ये सवाल भी आपके सामने किसी भी एग्जामिनेशन में जनरेट होता रहता है, जिसमें आपसे ये पुटअप किया जाता है कि आप एक ऐसे शख्स शासक का संदर्भ लेकर के चले जिसको संस्कृत भाषा की अच्छी जानकारी है, या लैंग्वेज आपकी ये भी रह सकती है जो संस्कृत भाषा को जानने में इंटरेस्ट यानी कि रुचि रखता है। और मैंने हमेशा रुद्रदामन को क्या कहा है, अ मैन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो ये चीज सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब आप शकों को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, देखो दुनिया भर की चीजें आपको पढ़ के चलनी पड़ती हैं, तो दुनिया भर की चीज़ों को आप रट करके एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं जा सकते हो ना, तो आपके पास अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट होने चाहिए। जब तक आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी तैयारी को साथियों कॉन्सेप्ट नहीं दोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। आपको पता है मैं हमेशा क्लासेस में क्या पूछता हूँ, मैं हमेशा विद्यार्थियों से क्लासेस में सवाल करता रहता हूँ कि भाई ये बताओ कि आपका सिलेक्शन कब होगा। तो मैं ऐसा व्यवहार करके सिखाने की बात करता हूं, भाई आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपके दिमाग में है कॉन्सेप्ट। अगर आप दुनिया भर का बोझ लेकर के चलेंगे, दुनिया भर की वैल्यूज को आप रट करके एग्जामिनेशन हॉल में जाने की बात करेंगे, तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज के बाद अगर शकों के बारे में आपको एग्जामिनेशन हॉल में उनको लेकर के जाना है, तो आपको ये बताना आना चाहिए बिल्कुल कि भैया शकों की जो मेजर कैलकुलेशन है वो रुद्रदामन की ओर से है, और रुद्रदामन का इनिशियल इंट्रोडक्शन हम किस रूप में लेकर के चलते हैं, हम इस रूप में लेकर के चलते हैं जिस रूप में हमने क्या आपको दिखाने की बात की। ये दोनों सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस पॉलिटिकल डायनेस्टी के साथ आप इनका पॉलिटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करके चलेंगे, राइट, और संस्कृत भाषा की जानकारी, इंटरेस्ट, रुचि, जो भी कुछ आप कहें, उसके साथ रुद्रदामन को जोड़ना साथियों बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ तक कि चर्चा में हमने ज्योग्राफिकल रीजन का बात कर ली है, हमने पॉलिटिकल डायनेस्टी की बात कर ली है, इतिहास में कहाँ आपको इस्टेब्लिश करके चलना है ये हमने बात कर ली है, और संस्कृत भाषा के साथ क्या कनेक्टिविटी होनी है ये जरूरी है, इस पर भी हमने क्या अपना डिस्कशन कर लिया है। अब मुझे आज पढ़ाना क्या है, हमको आपको ये पढ़ाना है, क्योंकि जो कुछ हम अब क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं ये तो लगातार देखो जी आपके परीक्षाओं में आता ही रहेगा। अब जब लगातार आपके परीक्षा में आना है तो क्यों ना इसके संदर्भ में ऐसा व्यवहार कर लिया जाए कि आप इस क्लास के माध्यम से अपने आप को जागरूक करें, और बार बार इस चीज़ को क्या आपको देखने की या समझने की या इस चीज़ को लेकर के परेशानी में आने की कोई आवश्यकता ना पड़े। मान लीजिए अगेन हमने आपके सामने क्या कहा, रुद्रदामन, रुद्रदामन, और हमने अभी अभी आपको लिख करके क्या बताया कि रुद्रदामन के बारे में आप क्या कहेंगे, अ मैन ऑफ संस्कृत, अ मैन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, अ मैन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, डन। अब रुद्रदामन जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो आते हैं एक इंस्क्रिप्शन को लेकर के, है ना। आपने देखा होगा कि रुद्रदामन का क्या है, रुद्रदामन का क्या है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। तो मेरे प्यारे साथी हमेशा आज के बाद ये कहने की बात करेंगे कि रुद्रदामन, देखिए ये जो आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, डिस्कवर्ड फ्रॉम, सीधा ये कहेंगे डिस्कवर्ड फ्रॉम जूनागढ़ रीजन ऑफ गुजरात, जूनागढ़ रीजन ऑफ गुजरात। एक बात तो आप ये कह करके चलेंगे, ओके, और हमेशा ये कहेंगे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का जो आपका पॉलिटिकल रिलेशन है, इसका जो राजनीतिक संबंध है, इसका जो आपका पॉलिटिकल रिलेशन होगा, इसका जो आपका राजनीतिक संबंध होगा, आप किसके साथ इस्टेब्लिश करके चलेंगे, रुद्रदामन के साथ। ये सवाल भी क्या है, कई बार आपसे आपके परीक्षा में पुटअप किया जाता है
कि जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख का राजनीतिक संबंध आप निम्न में से कौन से शासक के साथ करके चलेंगे, तो वहां पर आपका जो रेस्पेक्टिव आंसर होना चाहिए वो रुद्रदामन ही आपका क्या रेस्पेक्टिव आंसर होना चाहिए। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, देखो ये जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी जो आपकी लैंग्वेज है ये भी आपसे पुटअप की जा सकती है। लैंग्वेज के रिगार्डिंग मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, संस्कृत लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसी है जी, संस्कृत लैंग्वेज है। और साथ ही साथ ये भी बता के चलेंगे कि इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी एंशिएंट, एज अ वेरी एंशिएंट, एज अ वेरी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ये सवाल भी आपके लिए क्या होगा साथियों, कारगर बन के चलेगा। हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा का सबसे जो प्राचीनतम आपका अभिलेख है, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो आपको दिखाई पड़ता है उसका नाम क्या है, आपका जूनागढ़ अभिलेख है। तो ये भी आपको बता के चलना पड़ेगा। जो हम कह ही रहे हैं कि रुद्रदामन को आपने क्या कहा, अ मैन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, तो ये जो कनेक्टिविटी है सारी बातें समझ लो। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है इसको डिस्कवर्ड कहाँ से किया गया है, गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र से। इसका जो आपका पॉलिटिकल रिलेशन है आपको किसके साथ इस्टेब्लिश करके चलना है, तो आप क्या कहेंगे, रुद्रदामन के साथ। और इसको आप ये कहेंगे कि इसकी लैंग्वेज, जैसे परीक्षाओं का पैटर्न फिलहाल बना हुआ है कि लैंग्वेज काफ़ी पुटअप की जा रही है, तो लैंग्वेज क्या होगा आपका, संस्कृत लैंग्वेज होगा। और साथ ही साथ ये बता के चलेंगे कि इट इज़ कंसिडर्ड एज ए वेरी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसे भारतीय संदर्भ में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख कहा जाता है, माना जाता है। अब इसका रेफरेंस हमने क्यों दिया, इसका रेफरेंस हमने यहां पर क्यों उठाया, अब थोड़ा उसको भी क्या है अपनी आज की क्लास में क्या हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने कल की क्लास के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अब आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से आपने भी टॉपिक देना स्टार्ट करो, है ना। क्योंकि देखो शांत रहने से काम नहीं चलेगा भाई, शांत रहने से काम नहीं चलेगा। मुझे तो अपनी कैलकुलेशन आपके लिए जो करनी है मैं तो करके चलूंगा ही चलूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर किसी टॉपिक में लेकर के कोई दुविधा है, कोई अगर परेशानी है ना, तो आप जानते ही हैं कि हम भारतीय राजव्यवस्था और इतिहास पढ़ाने का कार्य करते हैं आप लोगों को। तो भारतीय राजव्यवस्था और इतिहास को आधार बना करके आप अपने जो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं, तो आप उनके रेफरेंसेस आप देना स्टार्ट करो। भाई देखो शांत रहने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर अकेला ही अपनी ओर से मेहनत करता रहूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। आपको इंटरेक्टिव वे में आना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा, आपको अपने डाउट्स मेरे सामने रखने पड़ेंगे, आपको अपनी दुविधाएं समस्याएं मेरे सामने रखनी पड़ेंगी, तब जाकर ही उन तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। तो मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी इस मंच का सकारात्मक उद्देश्य आपके सामने क्या है बन करके आएगा। हम अकेली मेहनत करते रहेंगे तो उसमें उतने आनंद की जो एक आनंद का जो एक भाव होता है वो नहीं आ पाएगा। ये कैलकुलेशन हमने क्यों की, अगर रफली हम यहां पर इंडिया का मैप बनाएं, रफली अब ये जो आपने यहां पर मान लीजिए गुजरात यहां पर इस्टेब्लिश किया, तो गुजरात को दो प्रकार की लोकेशन आप देंगे। इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं काठियावाड़ रीजन कह सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको गिरनार रीजन भी कह सकते हैं, ओके। और इस रीजन के साथ अगर आप किसको जोड़ के चलेंगे, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को जोड़ के चलेंगे। देखो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये है कि जो आपका गुजरात का काठियावाड़ प्रांत भी आप इसको कह सकते हैं, या जो गुजरात का जो आपका गिरनार क्षेत्र है ये भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों क्षेत्रों को आधार बना करके ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या है, इसमें डिस्कशन है, इसमें डिस्कशन अबाउट लेक, डिस्कशन अबाउट लेक
एक लेक का क्या है, लेक का मतलब क्या होता है, झील। एक झील की क्या है, चर्चा है, डिस्कशन अबाउट लेक। और ये जो झील है इसका नाम क्या है, सुदर्शन, सुदर्शन लेक। ओके। और इस झील का जो पर्पज है, आजकल परीक्षाओं में पैटर्न बन गया तो पर्पज भी आप बता के चलेंगे। पर्पज क्या है, पर्पज है टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी, टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि इस क्षेत्र के लोगों को क्या देने का पर्पज है, सिंचाई सुविधा, सिंचाई की क्या सुविधा देने का पर्पज है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमारे लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बना हुआ क्यों है, क्योंकि इसमें इन दोनों क्षेत्रों को आधार बनाकर क्या है, एक झील की चर्चा की गई है। जैसा हमने आपको बताया कि डिस्कशन अबाउट लेक, और इस झील का जो रेस्पेक्टिव नेम है आपका क्या है, सुदर्शन झील है। और सुदर्शन झील का जो पर्पज है आपको क्या बताना है, तो पर्पज आपको साथियों ये बता के चलना है कि भैया देखिए ऐसा मामला बना हुआ है कि यहाँ के लोगों को क्या है, आपको इरिगेशन फैसिलिटी दे करके चलना था। तो जो वर्तमान आपका एग्जामिनेशन का बिहेवियर बना हुआ है, हो सकता है कि किसी सवाल के माध्यम से आने वाले समय में इस झील का पर्पज भी आपसे पूछा जाए, तो पर्पज को लेकर के विदाउट एनी हेजिटेशन आप इरिगेशन फैसिलिटी वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा आप उसको टिक करके आइएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा। डन। चलिए अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि हम ये तो जान पा रहे हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है, लेकिन अब इसको आगे जो बढ़ाएंगे हम, तो आगे बढ़ाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तरीका क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, बात समझते हैं। डिफरेंट कैसे होगा, डिफरेंट ऐसे होगा कि मान लीजिए आपने कहा कि हमको क्या मिल गया है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्कशन अबाउट सुदर्शन लेक। ओके। तो अब यहाँ पे मामला हमें कैसे बनाना पड़ेगा, मामला हमें यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये सीखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील को आधार बना करके, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है अब कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील को आधार बना करके किन किन राजाओं के नामों की चर्चा है ना, यानी कि डिस्कशन अबाउट द किंग्स, डिस्कशन अबाउट द किंग्स, कौन कौन से राजाओं के नामों की चर्चा है। तो सबसे पहले राजा जो आपको मिलेंगे साथियों, कौन मिलेंगे, चंद्रगुप्ता मौर्य मिलेंगे। चंद्रगुप्ता मौर्य आपको मिलेंगे। ओके, इनको भी याद रखना, क्योंकि यहां से सवाल ये बन जाता है कि सुदर्शन झील को आधार बनाते हुए आपको ये बताना पड़ जाए कि सुदर्शन झील को आधार बनाते हुए आपको ये बताना पड़ जाए कि जूनागढ़ अभिलेख में कौन कौन से राजाओं की चर्चा है, या निम्न में से कौन से राजा की चर्चा नहीं है ना। ये भी सवाल है। सवाल चुराना सीखो, सवालों को बनाना सीखो, सवालों को निकालना सीखो। इसके बाद आपको मिलेंगे अशोका। इसके बाद कौन मिलेंगे आपको, अशोका मिलेंगे। अशोका के बाद कौन मिलेंगे आपको, स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्ता। और लास्ट वन कौन मिलेंगे आपको, रुद्रदामन। लास्ट वन कौन मिलेंगे आपको, रुद्रदामन। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के राजाओं की या 4 प्रकार के शासकों की चर्चा आपको कहाँ मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख में इनकी जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन है वो किसको लेकर है, वो किसको लेकर है, तो आप क्या कहेंगे, सुदर्शन लेक को लेकर है, यानी कि सुदर्शन झील को लेकर है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि यहाँ पे सवाल तो यही बनना चाहिए कि निम्न में से कौन से राजा की चर्चा नहीं है। तो अगर इस सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है कि निम्न में से कौन से राजा की चर्चा नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राजाओं की चर्चाएं हैं। शुरुआत कहाँ से होगी, चंद्रगुप्ता मौर्य,
उसके बाद कौन दिखाई पड़ेंगे आपको? अशोका। उसके बाद कौन दिखाई पड़ेंगे आपको? स्कंदगुप्ता। और लास्ट वन कौन हो गया आपको? रुद्रदामन आपको दिखाई पड़ेंगे। 4 राजाओं की या 4 शासकों की क्या है? चर्चा है। यह भी अपने आप में क्या है? एक प्रकार का सवाल है। चर्चा को आप समझते हैं नए तरीके से। आइए अब चर्चा को थोड़ा क्या नए तरीके से समझते हैं, और आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन है, बस अब ये काम कर लो कि बस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो जाओ, है ना। बिल्कुल अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से अगर अपने आप को तैयार करके चलोगे तो कहानी अच्छी बनेगी, है ना। हारना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हारना है। अब बस इतना है कि जो कुछ आप पढ़ के बैठे हैं ना, उन तमाम प्रकार की बातों को नई तरीके से क्या है, उनको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। जैसे हमने कहा सुदर्शन लेख, पूरा ही बना लेते हैं ना, पूरा ही बना लेते हैं, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे ना तो आपके जहन में अपने आप ही स्टैब्लिश हो जाएगा, आपको रटने की कोई कोशिश नहीं करनी है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इक्वल क्या हो जाता है? सुदर्शन लेख। सुदर्शन लेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इक्वल क्या हो जाता है? सुदर्शन लेख। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 प्रकार के राजाओं की चर्चा है। इस चर्चा को हम लोग क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसको ऐसे बना लेते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है आपके? चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य। सेकंड वन आपको कौन दिखाई पड़े? अशोका। उसके बाद आपको कौन दिखाई पड़े हैं? स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्ता। और लास्ट वन आपको कौन दिखाई पड़े हैं? रुद्रदामन, रुद्रदामन। अब यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे आप जो गुजरात है ना, यहां पे आप इस्टेब्लिश करके चलेंगे, जो आपका गुजरात है, गुजरात का काठियावाड़ प्रोविंस, काठियावाड़ प्रोविंस। और ये जो आपके गुजरात का काठियावाड़ प्रोविंस होगा, है ना, इसको लेकर के आप कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनके समय में जो गुजरात का आपका काठियावाड़ प्रोविंस है ना, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम क्या मिलेगा? पुष्यगुप्ता, पुष्यगुप्ता वैश्य, वैश्य, पुष्यगुप्ता वैश्य। तो ये जो आपके पुष्यगुप्ता वैश्य हैं, इन्होंने क्या करवाया था? कंस्ट्रक्शन करवाया था। इन्होंने क्या करवाया था? कंस्ट्रक्शन करवाया था। और कंस्ट्रक्शन किसका करवाया था? इक्वल बराबर क्या हो जाएगा आपका? सुदर्शन लेख। तो अगर कभी भी आपके परीक्षा में सवाल ये पूछा जाए कि गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो असल में करवाया किसने है? तो चंद्रगुप्ता मौर्य के समय में काठियावाड़ प्रांत के जो आपके गवर्नर हैं, उनका नाम क्या? पुष्यगुप्ता वैश्य। तो कंस्ट्रक्शन पुष्यगुप्ता वैश्य ने करवाया है, लेकिन उस समय शासक कौन है आपके? शासक कौन है? चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, एक बात आपकी ये होगी। अच्छा, जो आपके अशोका हैं, अशोका के समय में यहाँ के जो गुजरात का काठियावाड़ प्रोविंस है, यहाँ के जो गवर्नर आपको दिखाई पड़ेंगे, यहाँ के जो गवर्नर आपको दिखाई पड़ेंगे, तो गवर्नर का नाम क्या होगा? तुषास्प, तुषास्प। और ये जो आपके तुषास्प हैं, इन्होंने भी क्या है? एक कंस्ट्रक्शन करवाया है। इन्होंने भी क्या है? कंस्ट्रक्शन करवाया यहाँ पर। और कंस्ट्रक्शन किसका करवाया है? डैम, यानी कि बांध का निर्माण करवाया, बांध का निर्माण करवाया, बांध का निर्माण करवाया। तो अगर ये सवाल पुटअप किया जाए कि सुदर्शन झील पर बांध का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल की विशेषता है, योर आंसर शुड बी अशोका। और उस समय यहाँ के गुजरात के काठियावाड़ प्रांत के जो आपके रेस्पेक्टिव गवर्नर हैं वो कौन है? तो तुषास्प आपके क्या हैं? आंसर यहाँ पे बन के आ जाते हैं। डन। स्कंदगुप्ता के समय में यहाँ के जो गवर्नर आपको मिलेंगे, यहाँ के जो गवर्नर आपको मिलेंगे, उनका नाम क्या होगा? सुविशाख, सुविशाख।
और ये जो आपके सुविशाख हैं, इन्होंने क्या करवाया है? रेजुवेनेशन करवाया है। रेजुवेनेशन करवाया है। रेजुवेनेशन का मतलब क्या होगा? मरम्मत। और मरम्मत किसकी करवाई है? जो डैम यहाँ पर बना हुआ था, जो ये वाला डैम है, इस डैम की क्या करवाई है? मरम्मत करवाई है, यानी कि इसका क्या करवाया है? रेजुवेनेशन करवाया है। डन। रुद्रदामन के समय में यहाँ के जो गवर्नर साहब आपको दिखाई पड़ेंगे, यहाँ के जो गवर्नर साहब आपको दिखाई पड़ेंगे, तो यहाँ के गवर्नर आपको दिखाई पड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों चक्रपालित। चक्रपालित। और ये जो आपके चक्रपालित हैं, इन्होंने भी क्या करवाया है? रेजुवेनेशन करवाया है। इन्होंने भी क्या करवाया है? रेजुवेनेशन करवाया है। और रेजुवेनेशन किसका करवाया है? इसी डैम का। इन्होंने भी क्या है? इसी डैम की क्या है? मरम्मत करवाई है। तो ये पूरा हमने स्ट्रक्चर आपके सामने बनवा दिया है, और इस स्ट्रक्चर के बिहार पे सवाल आपकी परीक्षाओं में लगातार पुटअप किए जाते हैं। अब देख लो कि सुदर्शन झील का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके शासनकाल की विशेषता है? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय काठियावाड़ प्रांत के गवर्नर कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य। बन गया सवाल। इस झील पर बांध का जो कंस्ट्रक्शन है, डैम का जो कंस्ट्रक्शन है, वो किसने करवाया? तो करवाया किसने? तुषास्प। लेकिन उस समय राजा कौन है? अशोका है। मरम्मत दो प्रकार से दिखानी है, जिस तरीके से हमने आपको गाइड करने की बात की है कि स्कंदगुप्ता के समय में यहाँ के गवर्नर कौन है? सुविशाख हैं, और सुविशाख साहब ने क्या है? इसकी मरम्मत करवाई, इस बांध की। और रुद्रदामन के समय में यहाँ के जो गवर्नर आपको मिलेंगे चक्रपालित मिलेंगे, और चक्रपालित साहब ने क्या है? इस डैम की उन्होंने भी क्या है? उसका रेजुवेनेशन करवाया, यानी कि उसकी क्या है? मरम्मत करवाई। तो हमने आपको कहा कि जो तरीका हमने भारतीय राजव्यवस्था में हाल ही की कक्षाओं के माध्यम से आपको दिया है, वही तरीका हमने भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी अपना लिया है। ठीक है, बस आपने इतना काम करना जो मैंने अभी आपको समझाया कि मैं अगर अकेला ही मेहनत करता रहूँगा तो उसमें आनंद का भाव उतना नहीं आएगा। आप लोगों को कक्षाओं के साथ अब इंटरेक्टिव होने की आवश्यकता है। आप लोग अपनी परेशानियों को प्रस्तुत करते रहेंगे, क्लासेस के माध्यम से लगातार अपने आप को जागरूक भी करते रहेंगे। मैंने कहा क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक करने में कोई समस्या नहीं है, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर करने में कोई समस्या नहीं है, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई समस्या का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये काम भी करते रहो। तो इन्हीं सकारात्मक शब्दों के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं, और इसी तरीके से हम क्या है? लगातार अपना व्यवहार करते रहेंगे। और हमारा परम उद्देश्य ये है कि भाई जितना भला आपका हो जाए, जितना सहूलियत आपको मिल जाए, जितनी हम आपकी तैयारी को आसानी दे पाएँ, उतना हम करेंगे और करते रहेंगे, करते रहेंगे। बट आपने थोड़ा इंटरेक्टिव होना है। आपको पता है कि मैं क्लासेस में भी ऐसा ही व्यवहार करता हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी से मैं इंटरेक्टिव होने की कोशिश करता हूँ। क्लासेस में भी मैं पूरा समय दे करके चलता हूँ कि आप अपनी समस्याओं को रखा करो। तो यहाँ भी मुझे वही व्यवहार करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्या है? हम आज की क्लास को विराम देते हैं। नमस्कार।